हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीडीयू 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने शामिल किया है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक गद्यांश को पढ़कर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। तो आज की शिक्षा प्रणाली किस पर बल दे रही है? अंग्रेजी शिक्षा पर। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है। एक तो शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। और अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखें। तो एक बार आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? तो कौन सी समस्या खाई जा रही है? बेकारी की समस्या। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? तो आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? व्यवहारिक ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है, तो बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? तो गांव से शहर कौन सा वर्ग आता है? अशिक्षित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आपका ग्रामर का पार्ट शुरू हो जाता है, इसे ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, संशोधन में उपसर्ग है, तो इसमें आपको बताना है कि संशोधन में कौन सा उपसर्ग है। बात करें संशोधन की, तो संशोधन का संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा? सम धन शोधन मिलकर क्या बनाएगा? संशोधन। तो गाइस यहाँ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपको बताना है कि तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बात करें अगर हम किसी भी वाक्य में अगर में या पर का बोध हो तो वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। बात करें करण कारक की, जब भी किसी वाक्य में किसी साधन का प्रयोग हो तो वहां कौन सा कारक होगा? करण कारक। और अपादान कारक के लिए क्या हो जाएगा? अगर किसी वाक्य में तुलना, अलगाव या भय की स्थिति हो, तुलना, अलगाव या भय की स्थिति हो तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। संबंध कारक के लिए आपको 9 शब्द याद रखने हैं। संबंध कारक के लिए आपको 9 शब्द याद रखने हैं। किसी भी वाक्य में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये शब्द दिखाई दें तो वहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो धुआं उड़ा, भत्ता था, धावा था, संध्या थी या था? तो संध्या क्या हो जाएगी? थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप किसी विशेषण का प्रयोग करके भी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग पता लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो इसमें आपको बताना है कि चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक बार संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो अनंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्न, धन, अंत मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अनंत का निर्माण। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ये भी आपको याद रखना है।
तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको बताना है कि दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक बार संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दू धन प्रकृति मिलकर किसका निर्माण करेंगे, दुष्प्रकृति का। कौन सी संधि है यहाँ पर, जब भी स्वर या व्यंजन के मेल से किसी विसर्ग का मेल हो वह कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीलगाय में कौन सा समास है। तो इसमें आपको बताना है नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय, नीली है जो गाय, तो ये क्या कर रही है, गाय की विशेषता बता रहा है नीला। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। ऐसा समास जहाँ उपमेय उपमान हो या विशेषण विशेष्य हो वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें आपको बताना है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो बात करें त्रिभुज की, पहला शब्द कैसा है इसका, संख्यावाची। तो समास का ऐसा भेद जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। बात करें लालिमा की, कोई उपसर्ग नहीं है। दशक में कोई उपसर्ग नहीं है। कारीगर में कोई उपसर्ग नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजय। बात करें पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें आपको बताना है कि आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। तो आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है, आशी, और पे पर आपको रे चढ़ाना है। रे का प्रयोग कहाँ होगा, बै के ऊपर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे प्राण निकल गए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राण कैसा शब्द है, प्राण का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, बहुवचन में। बात करें प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये कैसे शब्द हैं, हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल हवा का पर्यायवाची है, मारुत हवा का पर्यायवाची है, पवन हवा का पर्यायवाची है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनल। बात करें अगर अनल की, तो अनल किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अनल किसका पर्यायवाची हो जाएगा, आग का पर्यायवाची। ये आपको याद रखना है। आग के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, पावक, दहन, एक आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुताशन, बैसवानर, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आग के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कमल का पर्यायवाची है, सरसिज कमल का पर्यायवाची है, सतदल कमल का पर्यायवाची है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर हम अमीय की, तो अमीय किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अमीय हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो इसमें आपको बताना है कि अनभिज्ञ शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो वह क्या कहलाएगा, अनभिज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, अभिज्ञ। और बात करें अगर हम विज्ञ की, क्या हो जाएगा, विज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि समष्टि का विलोम क्या होगा। तो समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो इसमें आपको बताना है जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। गाइस अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। इसमें आपको बताना है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या बोला जाएगा, जिज्ञासु। बात करें अगर हम जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, किसी चीज को जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जल में रहने वाले, जलचर। और जिससे कोई ना जीत सके वह क्या कहलाएगा, अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति जो जरासी देर में खुश और जरासी देर में नाराज हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरासी बात पर खुश और नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। तो चैन की बंसी बजाना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मौज करना। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की ब्रज भाषा को बताना है आपको किस लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो बात करें अगर हिंदी भाषा में सर्वाधिक काव्य किसमें लिखे गए हैं, ब्रज भाषा में। तो यह कौन सी भाषा हो जाएगी, काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो इसमें आपको बताना है कि हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। बात करें अगर हम इनकी आत्मकथा की, तो इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा, इनकी आत्मकथा का क्या नाम हो जाएगा, मेरी आत्म कहानी। ये भी आपको याद रखना है, मेरी आत्म कहानी इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, छह वर्ण किसके योग से मिलकर बनता है। तो बात करें छह वर्ण है किस प्रकार का, संयुक्त व्यंजन। किस तरह का व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, चार। कौन कौन से, छह, त्रय, घ्य और श्रेय, श्रमिक वाला श्रेय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षय वर्ण किस किस से मिलकर बना है, कै धन सह से मिलकर क्या बना है, क्षय क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चय और छह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि चय और छह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं, कचट तप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। पांच वर्ग और पांच वर्गों के लिए क्या हो जाएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो छह वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है, तालु से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु। छह और छह वर्ण का उच्चारण किससे किया जाएगा, तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव आपको बताना है किससे संबंधित हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। हे खग मृग हे मृदुकर श्रेणी, तुम्हें देख सीता मृग नैनी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर किसकी पुष्टि हो रही है, वियोग की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पथभ्रष्ट में समास को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। बात करें अव्ययी भाव समास, इनकी पहचान क्या होती है, अगर किसी शब्द के शुरू में कुछ भी अधिकतर उपसर्ग दिखाई दें तो वहां कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसके दोनों पद क्या हों, समान रूप से उत्तरदायी हो, तो वहां कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास, द्वंद्व समास। जहां उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य के रूप में हो वहां कौन सा समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसमें आपको बताना है कि कामायनी के रचयिता कौन है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा और क्या क्या लिखा गया है, चित्राधार के लेखक, ये आपको याद रखने हैं। चित्राधार के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना आप इसे। कानन कुसुम
किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। झरना, जयशंकर प्रसाद। आंसू, जयशंकर प्रसाद। लहर, जयशंकर प्रसाद। बात करें इनके नाटक की, तो नाटक कौन कौन से हो जाएंगे इनके? चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। और एक आपको याद रखना है, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु और कानन कुसुम आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो इसमें क्या करा गया है, इसमें क्या किया गया है ये देख लेते हैं एक बार। तो इसमें निर्जीव चीज को मेघ में आसमान से उतर रही है, निर्जीव को सजीव के जैसा दिखाया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण। तो जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह से दिखाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। ये आपको याद रखना है। जब भी किसी निर्जीव को सजीव की तरह से प्रस्तुत किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। में अलंकार बताइए। इसमें आपको बताना है अलंकार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी ट्रिक देख लीजिए आप। आपको क्या करना है, कोई भी वाक्य पढ़ना है, उसके बाद आपको कुछ वर्ड सर्च करने हैं, जैसे जानो, मानो, जानहूं और मानहूं, ज्यों, जैसे। इस तरह के शब्द आपको सर्च करने हैं वाक्य में। अगर ये शब्द मिलते हैं तो वहां कौन सा समास होगा? उत्प्रेक्षा। वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपको याद रखना है। जनु जानो, मनु मानो। किस तरह से याद कर सकते हैं आप? जनु जानो, मनु मानो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जनु जानो और मनु मानो ये शब्द दिखाई दे तो वहां कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 34। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। तो इस वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित है किंतु हठी है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। बात करें अगर हम प्रत्यय की, तो शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। और जो शब्दों के शुरू में पद या पदवंत जोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उपसर्ग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य धन आग्रह मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें आपको बताना है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक एक कैसा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका ज्यों का त्यों प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। फूल का तत्सम है। तो इसमें आपको बताना है फूल का तत्सम क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। बात करें पुहूप, प्रशुन और सुमन, ये क्या हो जाएंगे? फूल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो इसमें आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है कि क्या शब्द सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बात करें हिंदी भाषा में सर्वनाम की, कोई आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का ऐसा भेद जिससे यह निश्चित नहीं होता कि कौन है, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन शब्द को बताना है आपको, यह विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण में। तो यह किसकी पुष्टि कर रहा है? विशेषण गुण की। तो यहाँ कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 से 43 तक आपको अरेंज करके बताने हैं किस तरह से ये सही तरीके से अरेंज होंगे। तो बात करें कुल मिलाकर आत्मरक्षा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे आप एक बार अरेंज करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्ह वृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्ह वृत्ति का उपाय ही न कर सके। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये, ले, रे और वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भाव युक्त अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको बताना है आई वॉज ओवरजॉयड, इसका सही अनुवाद बताना है क्या होगा। तो एक तरह से मुहावरा है, आपने सुना होगा कि दिल बाग बाग हो गया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ क्या हुआ है, एक इच्छा को प्रकट किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान। तो इस उपयुक्त दोहे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहां देख लेते हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्योंकि उर्वशी शब्द यहां 3 बार आया है। बात करें अगर हम यहाँ शब्द की, एक बार शब्द देख लेते हैं। तो यहाँ कौन सा शब्द आया है, यह शब्द आया है उर्वशी। उर्वशी शब्द तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के उर्वशी समान। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, उर्वशी यहाँ भी आया है, उर्वशी यहाँ भी है और उर्वशी एक यहाँ आया है। बात करें अगर हम उर्वशी के पहले अर्थ की, तो पहला अर्थ तो हो जाएगा अप्सरा। पहला अर्थ क्या हो जाएगा, अप्सरा। दूसरा हो जाएगा हृदय में बसना, यानी हृदय में बसी। और तीसरे का हो जाएगा अर्थ कंठ की माला, यानी तीसरे का अर्थ हो जाएगा माला। तो जब एक शब्द वाक्य में कई बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जिहि सुमिरत सो सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो बात करें अगर हम इस वाक्य इस दोहे में इसमें छंद की, तो कौन सा छंद हो जाएगा। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। बात करें अगर हम सोरठा की, तो सोरठा किसका विपरीत होता है। एक तो आपको ये याद रखना है, सोरठा किसका विपरीत होता है, दोहे का विपरीत क्या कहलाता है, दोहे का विपरीत क्या कहलाता है, सोरठा। सोरठे के पहले और तीसरे चरण में कितने, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, 13 मात्राएं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, ऑप्शन नंबर सी रोला और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो गाइस ये सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, मात्रिक छंद। बात करें अगर हम दोहा की, तो दोहे में कितने चरण, कुल 4 चरण। दोहे में चरण कितने, 4 चरण। दोहे का उल्टा क्या कहलाता है, सोरठा। बात करें रोला की, तो रोला कैसा छंद हो जाएगा, सममात्रिक छंद। ये भी आपको याद रखना है, रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद। बात करें सोरठा की, तो सोरठा क्या हो जाएगा, दोहे का उल्टा। चौपाई कैसा हो जाएगा, सममात्रिक छंद। चौपाई किस तरह का हो जाएगा, सममात्रिक छंद।
इसमें कितने चरण? 4 चरण। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बात करें दोहा की, तो दोहे में कितने चरण? 4 चरण। पहले और दूसरे में कितने? पहले और तीसरे में कितनी? 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे में कितनी? 11 मात्राएं। रोला कैसा हो जाएगा? सममात्रिक छंद। चौपाई में 4 चरण और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। बात करें अगर हम कुंडली की, तो कुंडली की क्या पहचान है? यह जिस शब्द से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। एक दोहा, दो दोहा और एक रोला मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? एक कुंडली का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी एक गलत विशेषता है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी हैं रीति काल के कवि। और बिहारी के द्वारा क्या लिखी गई है? सतसई। ये आपको याद रखना है। सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी के। बात करें सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये किस काल के कवि हो जाएंगे? भक्ति काल के कवि। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।